हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटेक प्लेटफॉर्म। सो गाइज, आज की इस सेशन में हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट एंड प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में और इसके कुछ रिलेटेड पेरिफेरल कांसेप्ट्स को हम लोग समझेंगे। सो दिस इज लेक्चर नंबर 4 अंडर आवर संकल्प सीरीज, जहां पे हम लोग 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जामिनेशन के लिए डिस्कस कर रहे हैं गाइज। बट बिफोर मूविंग अहेड, आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि इफ यू गाइज वर वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी where you wanted to get yourself enrolled in a particular course for your GIB preparation, so guys, this is the right time for you. Why? बिकॉज देखिए, एडुटैप हैज कम अप विद नेवर बिफोर ऑफर्स, जहां पे आप लोगों को जेआईबी के सभी कोर्सेज के ऊपर फ्लैट 80% का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है एडुटैप के द्वारा। यू जस्ट नीड टू यूज दिस कोड वन टाइम 80 गाइस। एंड वन मोर थिंग यू नीड टू रिमेंबर कि दिस ऑफर इज वैलिड फ्रॉम 8th August, that is from today till 10th of August 2025 guys. So hurry up if you want to get yourself enrolled in any kind of GIB course for your GIB examination guys. Moving ahead, अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के एजेंडा के ऊपर गाइस। तो आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द प्रॉफिट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि व्हाट इज प्रॉफिट। सो गाइस, देखिए प्रॉफिट होता क्या है कि जैसे हम लोग जो भी हमारी टोटल इनकम रहती है, टोटल इनकम या फिर मैं कहूंगा रेवेन्यू जो रहता है, इसमें से जब हम लोग अपने खर्चे दैट इज एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो नंबर निकल के आएगा उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रॉफिट बोल देते हैं गाइस। सो प्रॉफिट क्या है? मनी अ बिजनेस पुल्स इन आफ्टर अकाउंटिंग फॉर ऑल द एक्सपेंसेस। सभी खर्चे करने के बाद जो पैसा एक बिजनेस के पास बचता है उसी को क्या बोल दिया जाता है, प्रॉफिट बोल दिया जाता है गाइस। अब यहाँ पे हम लोगों को जो है वो दो टर्म्स देखने के लिए मिलती हैं, टॉप लाइन प्रॉफिटेबिलिटी एंड बॉटम लाइन प्रॉफिटेबिलिटी गाइस। सो व्हाट इज दिस टॉप लाइन प्रॉफिटेबिलिटी? अब देखिए, मैंने आप लोगों को बताया कि रेवेन्यू या फिर जो टोटल सेल्स है उसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या, एक्सपेंसेस, हमारे पास निकल के आ जाएगा प्रॉफिट। बट टॉप लाइन प्रॉफिटेबिलिटी क्या है? जब टोटल सेल्स जो है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, टॉप लाइन प्रॉफिटेबिलिटी बोल रहे हैं, विदाउट इनकरिंग द एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर को अभी हम लोग कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। जो टोटल सेल या फिर जो ग्रॉस सेल है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, टॉप लाइन प्रॉफिटेबिलिटी बोल रहे हैं। और बॉटम लाइन प्रॉफिटेबिलिटी क्या है कि जब टोटल सेल्स में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दिया तो ये जो हमारे पास प्रॉफिट निकल के आया इसको क्या बोला गया, बॉटम लाइन प्रॉफिटेबिलिटी हम लोग बोल रहे हैं गाइस। अब देखिए, प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी को हम लोग बहुत ही इंटरचेंजेबली यूज तो कर लेते हैं गाइस, बट देयर इज अ थिन डिफरेंस बिटवीन द टू। अब प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है? इट इज अ मेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट रिलेटिव टू इट्स एक्सपेंस। अब जैसे मान लो एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ए ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा 100 रुपीज की जो था वो टोटल सेल की गई, ठीक है, रेवेन्यू इसका 100 रुपीज था, 50 रुपीज एक्सपेंडिचर किए और 50 रुपीज ही इसने जो था वो प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने प्रॉफिट तो 50 रुपीज ही कमाया, बट उसने जो था वो खर्चा कितना किया, 30 रुपए किया, और उसका जो रेवेन्यू था वो 80 रुपए था। अब दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को अगर देखा जाए तो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को ज्यादा एफिशिएंट लग रही है अभी? देखिए, ए ऑर्गेनाइजेशन ने 50 रुपए प्रॉफिट अर्न किया, बी ने भी 50 रुपए प्रॉफिट अर्न किया, बट ए ने खर्चा किया 50 रुपए, बी ने खर्चा किया 30 रुपए। तो मतलब कम खर्चे में भी ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पा रही है। इट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन बी इज मोर एफिशिएंट गाइज। सो प्रॉफिटेबिलिटी का यूज हम लोग करते हैं फॉर मेजरिंग द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन गाइज। मूविंग अहेड, अब हम लोग प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी के बीच के डिफरेंस को समझ लेते हैं गाइज। सो देखिए, प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट इज एन एब्सोल्यूट नंबर। अब हम लोग बोलते हैं ना कि भाई कितना प्रॉफिट हो गया, 50% प्रॉफिट हो गया जी, 100% प्रॉफिट हो गया, 120% प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट हमारा जो है वो एक एब्सोल्यूट नंबर की फॉर्म में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है गाइस। जबकि प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात की जाए तो इट इज अ बिजनेस एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ रिटर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट इन कंपैरिजन विद एन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। अभी मैंने आप लोगों को अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट का कंपैरिजन यहाँ पर करके दिखाया कि भाई प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर हम लोग देखते हैं कि भाई कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसके द्वारा कम खर्चा करके जो है वो मैक्सिमम रिटर्न या फिर मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो अर्न किया जा रहा है। सो दिस इज प्रॉफिटेबिलिटी गाइस। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर ही एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में। सो गाइस देखिए, एक बैंक के लिए जो है वो एसेट और लाइबिलिटीज क्या क्या हो जाते हैं? देखिए, सबसे पहले एसेट क्या हो जाते हैं एक बैंक के लिए? लोन्स और एडवांसेस। वाई? क्योंकि देखिए, लोन्स जब भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं कस्टमर्स को, तो कस्टमर्स नीड टू रीपे दोज लोन्स। अब जब भी रीपेमेंट की जाएगी तो उस रीपेमेंट के टाइम पे देयर विल बी सर्टेन इनकम टू द बैंक इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट गाइस। तो अगर इनकम हो रही है तो ये एसेट हो गया बैंक के लिए। इसकी तरह एडवांसेस की भी हम लोग बात कर लेते हैं। एडवांसेस जैसे क्रेडिट कार्ड्स वगैरह का यूज किया जाता है कस्टमर्स के द्वारा,
तो अब कस्टमर्स अगर टाइम बाउंड मैनर में उस क्रेडिट कार्ड के द्वारा जो खर्चा किया गया है उसकी पेमेंट नहीं करते हैं, तो उस केस में बैंक को जो है वो इंटरेस्ट अर्न होता है फिर। तो इसीलिए लोन्स और एडवांसेस क्या बन जाते हैं, पार्ट ऑफ बैंक एसेट बन जाते हैं गाइस। नेक्स्ट इज बैंक लाइबिलिटीज। अब बैंक लाइबिलिटीज का पार्ट बनती है डिपॉजिट्स एंड बोरोइंग्स। डिपॉजिट्स का पार्ट क्या बनेंगे, डिपॉजिट्स विल बी डिमांड डिपॉजिट्स एंड टर्म डिपॉजिट गाइस। फर्दर डिमांड डिपॉजिट को हम लोग बोल देते हैं कासा, ठीक है, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। टर्म डिपॉजिट में एफडी और आरडी हमारा पार्ट बनते हैं गाइस। सो क्योंकि जब भी चाहे टर्म डिपॉजिट है चाहे डिमांड डिपॉजिट है, दोनों के ऊपर ही बैंक को जो है वो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता है इंडिविजुअल कस्टमर्स को, मतलब देयर इज आउटफ्लो ऑफ इनकम फ्रॉम द बैंक, सो दिस बिकम्स द लाइबिलिटी फॉर द बैंक। अब इसी तरह से बोरोइंग्स की भी यहाँ पे बात की गई है गाइस। देखिए बोरोइंग्स बैंक के द्वारा भी दूसरे बैंक से या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू या फिर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स के थ्रू बोरोइंग्स की जाती है। अब जो भी फंड बोरो किया जाएगा बैंक के द्वारा उसके ऊपर जो है एक रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक को पे करना पड़ेगा जिससे भी बोरो किया हुआ है बैंक ने। सो इट मीन्स देयर इज आउटफ्लो ऑफ इनकम फ्रॉम द बैंक। सो ये डिपॉजिट और बोरोइंग्स क्या हो गए, हमारे लाइबिलिटीज हो गए। तो ये हम लोगों ने एसेट एंड लाइबिलिटी के बारे में समझ लिया। नेक्स्ट इज इनकम एंड एक्सपेंस फॉर अ बैंक। अब देखिए गाइस, अ मेजर पोर्शन ऑफ अ बैंक्स रेवेन्यू कम्स फ्रॉम, मेजर पोर्शन कहाँ से आता है बैंक की जो रेवेन्यू है, इंटरेस्ट अर्नड ऑन इट्स एसेट्स। एसेट्स क्या बताया मैंने अभी आप लोगों को, लोन्स और एडवांसेस मैंने आप लोगों को एसेट्स बताए। तो इनके थ्रू जो इंटरेस्ट की फॉर्म में इनकम आ रही है दैट इज द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। अपार्ट फ्रॉम दिस जो कि फी रिसीव होती है एक बैंक को फॉर इट्स सर्विसेज। सर्विसेज कैसी, जो अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, लॉकर फैसिलिटी हो गया, क्रेडिट कार्ड्स हो गए, इसके अलावा इंश्योरेंस हो गई। तो इनके रिस्पेक्ट में जो फी बेस्ड इनकम बैंक को अर्न होती है दैट इज ऑल्सो अ मेजर पोर्शन ऑफ बैंक रेवेन्यू गाइज। और बैंक का मेजर एक्सपेंस हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है, जो बैंक के द्वारा इंटरेस्ट पे किया जाता है इसकी लाइबिलिटीज के ऊपर। लाइबिलिटीज कौन सी हुई, अभी हम लोगों ने देखा डिपॉजिट्स और बोरोइंग। सो डिपॉजिट और बोरोइंग के रिस्पेक्ट में जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा दैट इज द मेजर एक्सपेंस फॉर अ बैंक गाइज। सो ये हम लोगों ने इनकम और एक्सपेंस को भी देख लिया गाइज। मूविंग अहेड, अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन को डिस्कस कर लेते हैं दैट इज एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। दिस इज वेरी फेमस फाइनेंशियल इक्वेशन गाइज। अब बैंकिंग के रिस्पेक्ट में ये इक्वेशन कैसे अप्लाई होती है इसको देख लेते हैं। तो देखिए बैंक को जो सोर्स ऑफ फंडिंग है वो या तो हाउस होल्ड से आएगी या तो वो बोरोइंग्स करेंगे। अब अगर वो हाउस होल्ड से फंडिंग आएगी तो उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट इन हाउस होल्ड्स को देना पड़ेगा। सिमिलरली अगर बोरोइंग करेंगे तो अगेन एक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बैंक्स को पे करना पड़ता है इनकी बोरोइंग्स के ऊपर। तो ये बन जाती हैं लाइबिलिटीज एक बैंक के लिए। दूसरा सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है, बैंक की खुद की कैपिटल या फिर जो ओनर्स इक्विटी है उसको हम लोग ओनर्स इक्विटी भी बोल देते हैं। दैट इज अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम फॉर द बैंक। तो ये हमारे हो गए सोर्स ऑफ फंड्स। अब इन फंड्स का बैंक करते क्या है फर्दर, इन फंड में से कुछ फंड्स को जो है वो लेंड कर दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ लोन्स टू द बिजनेस फर्म्स और टू द गवर्नमेंट। अब यहाँ से जब ये लोन की रीपेमेंट करेंगे बिजनेस फर्म या गवर्नमेंट तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक को रिसीव होगा, इनकम रिसीव होगी, मतलब ये बैंक के लिए क्या हो गया, एक एसेट हो गया। दूसरा, इस फंड का जो दूसरा यूज किया जा सकता है बैंक के द्वारा वो किया जा सकता है सीआरआर के अंदर। अब सीआरआर क्या है, कैश रिजर्व रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो क्या है, जहां पे बैंक के द्वारा सम फॉर्म ऑफ कैश इज बीइंग रिजर्व्ड विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सो दैट किसी भी तरह का अगर कोई इकोनॉमिक डाउन टर्न या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आती है तो उस सिचुएशन में इस फंड का यूज किया जा सके। सो अगेन दिस इज अ एसेट फॉर अ बैंक। नेक्स्ट इज एसएलआर इन्वेस्टमेंट। जो नेक्स्ट ऑप्शन है इन फंड्स की, वो इन फंड्स के साथ क्या कर सकता है बैंक, दैट इज एसएलआर इन्वेस्टमेंट। एसएलआर क्या है, स्टेच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इन्वेस्टमेंट, मतलब बैंक के द्वारा इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड सिक्योरिटी या फिर जो हमारे बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है जिसके बदले में बैंक्स को जो है वो रिटर्न आती है फिर। सो इट मीन्स इट इज ऑल्सो एसेट फॉर द बैंक। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो एसेट्स हैं दीज आर बीइंग क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ दीज लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी या फिर बैंक कैपिटल। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि किस तरह से दीज एसेट्स आर इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल गाइज। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विद रिस्पेक्ट टू योर रिटेल बैंकिंग गाइज। सो किस तरह से एसेट्स जो हैं वो इक्वल हो जाते हैं लाइबिलिटीज और कैपिटल के, ये हम लोगों ने समझा। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं थ्री लेवल्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में गाइस। सो देखिए तीन लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है गाइस। सबसे पहला है ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो देखिए गुड्स को प्रोड्यूस करने में, मैन्युफैक्चर करने में कुछ ना कुछ कॉस्ट जो है वो जरूर इनकर होती है एक बैंक की। तो
टोटल सेल्स में से जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा गाइस। सपोज 1 लाख इज द टोटल सेल्स और जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है दैट इज 60,000 रुपीज, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकल के आ गया, 40,000 हमारा जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ गया गाइस। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, जो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोगों ने निकाला उसमें से सेल्स ऑफ जनरल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव को माइनस कर दिया जाएगा। अभी इसका मतलब क्या है, सेल्स ऑफ जनरल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट का मतलब क्या है कि भाई जैसे फ्रेट चार्जेस हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, मतलब जो जनरल एक्सपेंसेस है उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, तो वहां से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे 40,000 है, सेल्स ऑफ जनरल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को माइनस कर दिया जो कि 20,000 थी, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ गया 20,000 रुपए। नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इज नेट प्रॉफिट गाइस। अब नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से हम लोग जो इंटरेस्ट और टैक्स की पेमेंट करनी है एक ऑर्गेनाइजेशन ने उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट और टैक्स की पेमेंट जो है वो 10,000 रुपए करनी है, तो 20,000 रुपए में से 10,000 रुपए निकाल दिए, हमारे पास नेट प्रॉफिट निकल के आ गया दैट इज 10,000 रुपीज गाइस, ठीक है। तो ये हम लोगों ने 3 लेवल्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में डिस्कशन कर लिया गाइस। अब इसी में हम लोग देखते हैं प्रॉफिट मार्जिन को। गाइस देखिए प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकाला जाएगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, मतलब कि अगर आप लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकालना है तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है हमारा 40,000 है, इसको डिवाइड कर देंगे टोटल सेल्स के साथ, कितनी है 1 लाख रुपीज, 40,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख रुपीज इंटू 100 दैट इज 40% हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ गया। इसी तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकाला जाएगा, जब हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट दैट इज 20,000 को डिवाइड कर देंगे विद टोटल सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ जाएगा 20%। सिमिलरली नेट प्रॉफिट मार्जिन कैन बी कैलकुलेटेड बाय net profit divided by total sales that is 10,000 divided by 1 lakh multiplied by 100, तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे निकल के आ गया गाइस। तो ये हम लोगों ने 3 लेवल्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी को डिस्कस किया गाइस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लगभग हर बार आप लोगों से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछा जाता है गाइस। मूविंग अहेड, अब ऑलरेडी हम लोगों ने इस इक्वेशन को डिस्कस कर लिया गाइस कि हाउ बैंक्स की जो एसेट्स हैं दोज आर इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, अभी हम लोगों ने देखा इसके बारे में। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं रिटर्न ऑन एसेट के बारे में गाइस। सो गाइस देखिए रिटर्न ऑन एसेट की अगर मैं बात करूं तो रिटर्न ऑन एसेट इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ इनकम दैट अ बैंक अर्न्स ऑन द एवरेज बैंक एसेट। एवरेज बैंक एसेट के ऊपर जो एक बैंक को इनकम अर्न होती है उसके थ्रू हम लोग रिटर्न ऑन एसेट को जो है वो डिटरमाइन कर पाते हैं। अब ये एवरेज बैंक एसेट क्या होता है गाइस, देखिए जब भी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तो उस टाइम के ऊपर कुछ नंबर ऑफ एसेट एक बैंक के पास रहते हैं। अब जब ये फाइनेंशियल ईयर एंड होगा तो उस टाइम के ऊपर भी नंबर ऑफ एसेट्स कुछ रहेंगे बैंक के पास, तो दोनों जो स्टार्टिंग में नंबर ऑफ एसेट्स थे और जो फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग में नंबर ऑफ एसेट्स थे दोनों को ऐड ऑन करके जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज बैंक एसेट निकल के आ जाएगा गाइस। अब रिटर्न ऑन एसेट की अगर हम लोग बात करें तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट गाइस। अब एवरेज टोटल एसेट कैसे निकालना है अभी मैंने आप लोगों को बताया। नेट इनकम कैसे निकाली जाएगी, नेट इनकम के लिए हम लोग फी इनकम मतलब जो अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की सेल से जो इनकम अर्न हो रही है इन द फॉर्म ऑफ फी उसको हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे फी इनकम प्लस नेट इंटरेस्ट इनकम माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब ये नेट इंटरेस्ट इनकम कैसे निकालेंगे, देखिए हम लोग जानते हैं कि बैंक्स को जो है वो सिक्योरिटीज और लोन्स के ऊपर जो है वो इंटरेस्ट अर्न होता है फ्रॉम द कस्टमर्स और बैंक के द्वारा डिपॉजिट और बोरोइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाता है टू द कस्टमर, तो दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, नेट इंटरेस्ट इनकम आ जाएगा माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो डे टू डे ऑपरेशंस में जो कॉस्ट इनकर हो रही है उसको हम लोग बोल रहे हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो इस तरह से रिटर्न ऑन एसेट हम लोग निकाल लेंगे। अब एवरेज टोटल एसेट हम लोगों ने अभी देखा, नेट इनकम इज इक्वल टू फी इनकम प्लस नेट इंटरेस्ट इनकम माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो दिस इज हाउ रिटर्न ऑन एसेट इज कैलकुलेटेड गाइस। मूविंग अहेड, अब हम लोग इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं गाइस। फॉर एग्जांपल फी बेस्ड इनकम जो है वो दी गई है 50 करोड़ रुपए, इंटरेस्ट पेड इज 80 करोड़, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज 200 करोड़, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो 80 करोड़ दी गई है और एवरेज टोटल एसेट जो है वो हमारे पास 1000 करोड़ के दिए गए हैं। अब हम लोगों ने रिटर्न ऑन एसेट अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, रिटर्न ऑन एसेट इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट। एवरेज टोटल एसेट की वैल्यू दी हुई है, नेट इनकम निकालनी है हम लोगों को, तो नेट इनकम कैसे निकालते हैं, फी बेस्ड इनकम दैट इज 50 करोड़ प्लस नेट इंटरेस्ट इनकम। नेट इंटरेस्ट इनकम कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड माइनस इंटरेस्ट पेड दैट इज
200 करोड़ में से 80 करोड़ को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास 120 करोड़ आ जाएगी नेट इंटरेस्ट इनकम माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट भी दी हुई है 80 करोड़। तो यहाँ पे सिंपली वैल्यूज को पुट ऑन कर लिया इस पर्टिकुलर फॉर्मूला के अंदर और हमारे पास जो रिटर्न ऑन एसेट है वो निकल के आ गया 0.09 गाइस। ठीक है, मूविंग अहेड अब हम लोग बात कर लेते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में गाइस। तो देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी जो है इट डिपेंड्स अपॉन रिटर्न ऑन एसेट एज वेल एज क्वांटिटी ऑफ एसेट। सो रिटर्न ऑन एसेट और जो क्वांटिटी ऑफ एसेट है उसके ऊपर हमारी रिटर्न ऑन इक्विटी डिपेंड करती है। बट बिफोर डायरेक्टली अंडरस्टैंडिंग द रिटर्न ऑन इक्विटी हम लोग पहले समझते हैं लेवरेज के बारे में गाइस। सो देखिए हम लोग जानते हैं कि भाई अगर एक ओनर ज्यादा रिटर्न चाहता है तो ज्यादा एसेट होने चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन के पास में। बट जब बैंक के द्वारा लाइबिलिटीज का यूज किया जाएगा टू पे फॉर दीज एसेट तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं लेवरेज। अब लाइबिलिटीज ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया क्या है, हाउस होल्ड्स और बोरोइंग्स आर दी लाइबिलिटीज। जब इनका यूज किया जाएगा टू जनरेट मोर एसेट्स तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे लेवरेज बोल देंगे। और लेवरेज निकालते कैसे हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, बैंक एसेट विल बी डिवाइडेड बाय बैंक कैपिटल गाइस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। बैंक के एसेट जो है वो ₹100 के हमारे पास दिए हुए हैं, बैंक लाइबिलिटीज आर ऑफ ₹95 और बैंक की कैपिटल जो है ₹5 की है। तो लेवरेज कैसे निकाल लेंगे हम लोग, बैंक एसेट डिवाइडेड बाय बैंक कैपिटल। तो 100 विल बी डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 20:1 जो है वो हमारी लेवरेज रेशियो निकल के आ गई। अब इसका मतलब क्या है कि अगर जो एसेट्स की वैल्यू है अगर वो 5% भी ड्रॉप होती है तो बैंक की एंटायर कैपिटल जो है वो वाइप आउट हो जाएगी। मतलब अगर ये ₹100 के एसेट है, अगर इन एसेट की वैल्यू 5% भी कम हुई, कोई डिफॉल्ट कर गया किसी और रीजन से जो है वो वैल्यू ड्रॉप कर गई इन एसेट्स की, तो बैंक की जो एंटायर कैपिटल है वो वाइप आउट हो जाएगी। बिकॉज इसके अलावा हमारे पास जो लाइबिलिटीज हैं तो फिर वो लाइबिलिटीज हम लोगों को कैसे फुलफिल करनी पड़ेगी, इसी बैंक की कैपिटल के थ्रू जो है वो लाइबिलिटीज को फुलफिल करना पड़ेगा गाइस। ठीक है, मतलब हमारा जो लेवरेज रेशियो है वो हम लोगों को बताता है कि किस तरह से बैंक के एसेट्स की और बैंक की कैपिटल की क्या पोजीशन हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है। कि अगर बैंक के एसेट में हल्का सा भी ड्रॉप आता है तो उस वजह से बैंक की कैपिटल पे कितना रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है, दैट इज बीइंग टोल्ड अस बाय द लेवरेज गाइस। ठीक है, मूविंग अहेड अब हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए हम लोगों को 2008 के अंदर 2008 में हम लोगों ने ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखा, जहां पे हम लोगों ने देखा कि भाई जो लेमैन ब्रदर्स थे उनकी जो लेवरेज रेशियो थी वो 30 से भी ज्यादा थी उस टाइम के ऊपर। इसका मतलब क्या था कि अगर 3% डिक्लाइन एसेट्स में होता तो एंटायर कैपिटल कुड बी वाइप्ड आउट, और हुआ भी यही। उस टाइम के ऊपर जो सब प्राइम बोरोवर्स थे उन्होंने डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया। सब प्राइम बोरोवर्स कौन से, जिनके ऊपर बैंक को पहले से ही डाउट था कि भाई अगर कोई दिक्कत आएगी तो ये सबसे पहले डिफॉल्ट करेंगे, उन्होंने डिफॉल्ट किया। जिस वजह से जो लेमैन ब्रदर्स की मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज थी उनकी वैल्यू ड्रामेटिकली फॉल हुई और बैंक को बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी पड़ गई। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने क्या बोला कि भाई जो अमाउंट ऑफ लेवरेज है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया आरबीआई के द्वारा। आरबीआई ने बोला कि जो लेवरेज रेशियो है इट शुड बी अबाउट 10 to 12, इससे ज्यादा ये जो लेवरेज रेशियो है ये नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज लेवरेज गाइस। मूविंग अहेड अब हम लोग आते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में गाइस। देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी अभी हम लोगों ने बात की कि रिटर्न ऑन एसेट और क्वांटिटी ऑफ एसेट के ऊपर डिपेंड करता है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए जो फॉर्मूला रहता है दैट इज रिटर्न ऑन एसेट मल्टीप्लाइड बाय लेवरेज रेशियो गाइस। तो रिटर्न ऑन एसेट हम लोगों ने देखा नेट इनकम डिवाइडेड बाय बैंक एसेट। लेवरेज रेशियो कैसे निकालते हैं, बैंक एसेट को बैंक कैपिटल से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे बैंक के एसेट विल बी कैंसल्ड आउट विद दिस बैंक एसेट। हमारे पास फाइनल जो फॉर्मूला बन गया वो बन गया नेट इनकम डिवाइडेड बाय बैंक कैपिटल गाइस। तो इस तरह से रिटर्न ऑन इक्विटी को कैलकुलेट किया जाता है गाइस। नेक्स्ट इज अब हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। तो मान लो कि बैंक के एसेट है 500 करोड़ के, बैंक की लाइबिलिटीज है 300 करोड़ की, जो नेट इनकम है दैट इज ऑफ 50 करोड़ गाइस। अब हम लोगों को यहाँ पे अगर रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना है तो इसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, नेट इनकम और बैंक कैपिटल चाहिए। नेट इनकम दी हुई है, बैंक कैपिटल हम लोग निकाल लेंगे। कैसे, हम लोगों ने इक्वेशन देखी थी एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो यहाँ पे एसेट दिए हुए हैं, लाइबिलिटीज दिए हुए हैं, कैपिटल हम लोग निकाल लेंगे एसेट माइनस लाइबिलिटीज। तो बैंक की कैपिटल निकल के आ गई हमारे पास 200 करोड़। अब यहीं पे हम लोगों ने जो रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना है वो कैसे निकाल लेंगे, नेट इनकम विल बी डिवाइडेड बाय बैंक कैपिटल। मतलब जो नेट इनकम है दैट इज 50 करोड़ डिवाइडेड बाय 200। तो हमारे पास जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो निकल के आ गई 0.25 या फिर 25% गाइस। ठीक है, सो दिस इज हाउ रिटर्न ऑन equity is calculated. Moving ahead, now try to answer out this question guys. What is leverage for a bank? So your options are the ability to generate revenue through
charges on customer deposit, the practice of borrowing funds to invest in asset to increase the returns, the percentage of ownership stake held by the shareholders, the total value of assets held by the bank. So leverage क्या होती है, इसके लिए हम लोग जो है वो यहाँ पे एक क्वेश्चन देख रहे हैं. सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर गाइस? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द प्रैक्टिस ऑफ बोरोइंग फंड्स टू इन्वेस्ट इन एसेट्स टू इंक्रीज द रिटर्न. अभी हम लोगों ने देखा कि लेवरेज क्या है, बैंक के द्वारा जब अपनी लाइबिलिटीज का यूज किया जाएगा. लाइबिलिटीज मतलब जो डिपॉजिट्स और बोरोइंग्स हैं, जब इन लाइबिलिटीज का यूज किया जाएगा टू इंक्रीज इट्स एसेट, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? लेवरेज बोल रहे हैं गाइस. So I hope it is clear to you all कि why option B is the right one here. Moving ahead, next question is, company XYZ Limited has a sale of rupees 10 lakh and gross profit of rupees 4 lakh rupees and the operating expense of rupees 1 lakh. कैलकुलेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गाइस. अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप लोगों को निकालना है. सो योर ऑप्शंस आर 20%, 10%, 30% या फिर 40%. सो किस तरह से इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे? तो देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकालने से पहले आप लोगों को ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना पड़ेगा. ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट में से आप लोग जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर लेंगे. तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास दिया हुआ है 4 लाख रुपीज जो है वो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है. ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारे पास जो है वो 1 लाख रुपीज दिया हुआ है. ठीक है, तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ गए यहाँ से. ठीक है, 3 लाख रुपीज हम लोगों ने यहाँ से क्या निकाल लिया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लिया. अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हम लोगों को निकालना है. तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकाला जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे विद द टोटल सेल्स गाइस. तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ जाएगा गाइस. दैट इज 3 लाख विल बी डिवाइडेड बाय 10 लाख. तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ जाएगा गाइस. सो दैट इज व्हाई ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा. दैट इज 30% गाइस. मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंपनी XYZ लिमिटेड हैज एन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ 3 लाख रुपीज एंड इंटरेस्ट पेड ऑफ रुपीज 50,000. It also paid a 10% per annum tax on the amount after deducting the interest. Calculate the net profit of the company guys. So net profit यहाँ पे निकालना है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन है, इंटरेस्ट पेड गिवन है, और टैक्सेस पे कितना अमाउंट पे किया जा रहा है वो दिया हुआ है. आप लोगों को क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट. अब हम लोग जानते हैं गाइज कि जो नेट प्रॉफिट रहता है, नेट प्रॉफिट इज बीइंग कैलकुलेटेड एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से हम लोग जो इंटरेस्ट और टैक्सेस की पेमेंट करनी है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3 लाख रुपए दिया हुआ है, इंटरेस्ट पे किया 50,000 रुपए. ठीक है, 50,000 इज द इंटरेस्ट, प्लस it also paid 10% per annum tax on the amount after deducting the interest. 3 लाख में से 50,000 रुपए, 3 लाख रुपए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, इंटरेस्ट पेड था 50,000 रुपए. अब 10% इसने पे किया. इट ऑल्सो पेड अ 10% पर एनम टैक्स ऑन द अमाउंट. किसके ऊपर? आफ्टर डिडक्टिंग द इंटरेस्ट. मतलब 2.5 लाख के ऊपर जो था, 2.5 लाख के ऊपर इन्होंने 10% इंटरेस्ट पे किया. ठीक है, तो यहां से हम लोग जो कैलकुलेट कर लेंगे, 25,000 हमारे पास आ गया ये. अब हम लोग जानते हैं कि हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो कैसे निकालते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट एंड टैक्सेस. तो इंटरेस्ट एंड टैक्सेस का सम टोटल कितना हो गया? 75,000 हम लोगों को देखने के लिए मिल गया. ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 3 लाख दिया हुआ है. तो 3 लाख में से 75,000 हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? हमारे पास नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा. दैट विल बी 2,25,000 गाइस. दैट इज व्हाई ऑप्शन डी विल बी द राइट वन हियर. ठीक है, मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ABC Limited is a manufacturing company that has recently analyzed its financial performance. After accounting for all the expenses, the company recorded a total revenue of $5 lakh and total expense of $3,50,000 guys, resulting in profit of $1,50,000. The management is now evaluating the efficiency to this profit in relation to their expense and comparing it with the potential returns from alternative investment. They are also considering whether to focus on increasing gross sales or reducing expense to improve their financial health. तो ये आप लोगों के पास एक केस स्टडी दी गई है ऑफ ABC Limited. Now based on this case study, there is a question for you guys. Based on the case study, what is the best measure for ABC Limited to assess its efficiency in generating profit relative to its expense? The absolute profit of $1,50,000, the comparison of gross sales with alternative investment, the profitability ratio of profit to expense, या फिर ऑप्शन डी, the total revenue of
5 lakh dollar, guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number C, guys. The profitability ratio of profit to expense के थ्रू ये जो एबीसी लिमिटेड है ये अपनी एफिशिएंसी को जो है वो मतलब जो है वो एसेस कर पाएगी, गाइज. सो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गाइज, यहाँ पे. सो ये हम लोगों का आज का डिस्कशन था रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड प्रॉफिटेबिलिटी. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोगों को कोई भी गाइडेंस चाहिए विद रिस्पेक्ट टू योर जीआईबी प्रेपरेशन, गाइस, तो आप लोग जो है वो एडुटैप के कोर्सेज को रेफर कर सकते हैं. एडुटैप के कोर्सेज को रेफर करने के लिए आप लोग जो है एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, गाइस. एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे कोर्सेज नाम का एक टैब देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को. यहाँ पे जेआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक कर लेंगे. अब जैसे ही आप लोग जेआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करते ही जेआईबी के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा, गाइस, जहाँ पे आप लोग IAND-IFS, पीपीबी, आरबीडब्ल्यूएम और एएफएम के लिए हर एक कंपोनेंट के लिए आप लोगों को जो है वो लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स और मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, गाइस. सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस मास्टर कोर्स अगर आप लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं फॉर दिस जीआईबी एग्जामिनेशन. बट अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई कंप्लीट मास्टर कोर्स नहीं पर हम लोगों ने जो है वो ऑप्ट करना है, यू वांट टू ऑप्ट फॉर अ सिंगल कंपोनेंट मास्टर कोर्स, सो आप लोगों को सिंगल के ऊपर क्लिक करना है जहां पे आप लोगों को IAND-IFS, पीपीबी, एएफएम और आरबीडब्ल्यूएम चारों कंपोनेंट्स के लिए मास्टर कोर्स अवेलेबल हो जाएंगे. तो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस मास्टर कोर्स, गाइस. तो ये तो हो गई मास्टर कोर्स की बात. अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई आप लोगों के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपरेशन की जा सके, सो यू गाइस कैन ऑप्ट फॉर दिस लाइव क्रैश कोर्स एज वेल, जहां पे आप लोगों को लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, गाइस. सो गाइस यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस मास्टर कोर्सेज एंड लाइव क्रैश कोर्स अगर आप लोगों को किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए विद रिस्पेक्ट टू योर जीआईबी प्रेपरेशन, गाइस. ठीक है. सो इन द एंड अगेन आई वांट टू रिमाइंड यू, गाइस, कि अगर आप लोग इनमें से किसी भी ऑफर को अवेल करना चाहते हैं, सो दिस इज द राइट टाइम फॉर यू, गाइस. व्हाई? बिकॉज एडुटैप के द्वारा फ्लैट 80% का जो डिस्काउंट है वो ऑफर किया जा रहा है. इसके लिए आप लोगों को कोड यूज करना है वन टाइम 80. एंड रिमेंबर वन मोर थिंग कि भाई ये जो ऑफर है ये आज 8th ऑफ अगस्त से लेकर के 10th ऑफ अगस्त तक ही वैलिड रहेगा, गाइस. सो हरी अप इफ यू वांट टू गेट योरसेल्फ एनरोल्ड in any kind of GIB course for your GIB preparation, guys. So that is all from my side for this particular session, guys. I hope ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो. अगर एक्चुअली में ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो इन सेशंस को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें. और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर. जय हिंद.